किसान भाइयों, सादर नमस्कार। मैं रागी वली आज आपको खेती की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इंसान के दुनिया में आने के बाद इंसान की पहली ज़रूरत भूख है। भूख का ताल्लुक भोजन से है और भोजन का ताल्लुक खेती से है और खेती का ताल्लुक प्रकृति से है। हमें खेती करने के लिए भूमि में उर्वरता अच्छी होनी चाहिए, भूगर्भ जल उपलब्ध रहना चाहिए और जैव विविधता बनी रहनी चाहिए। यदि ये तीनों चीज़ें सही दशा में हैं तो हमारी खेती अच्छी होती है। पुराने ज़माने में, अब से 50 साल पहले, 1950 के दशक में जो हमारे पूर्वज खेती करते थे, उस समय में हमारी भूमि की उर्वरता अच्छी थी। उसमें जीवांश कार्बन की मात्रा 0.5% थी और भूगर्भ जल स्तर 30 से 40 फीट नीचे मौजूद था। इसके साथ साथ हमारी जैव विविधता भी मजबूत थी। हमारे खेतों में तितलियां, मधुमक्खियां, केंचुआ सब मौजूद थे। हमारे पूर्वज अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार खेती करते थे। वो अपने खेतों में अन्न, दलहन, तिलहन, चारा, सब्जियां और भी जो उन्हें अपने परिवार के लिए ज़रूरत महसूस होती थी, उसकी खेती करते थे। अर्थात हमारे पूर्वज अपनी खेती के ऊपर ही निर्भर थे, बाजार के ऊपर निर्भर नहीं थे। पुराने समय में हमारे पूर्वज फसल चक्र को अपनाते थे, हल से खेती करते थे और हल बैल से जुताई हुआ करती थी। वो 6 से 7 इंच गहरी तक जो जुताई होती थी, इससे भूमि में वायु संचार बना रहता था। रासायनिक उर्वरकों, फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग बहुत कम करते थे। गांव में किसान हो या मजदूर, सब एक दूसरे का सहयोग करते थे, सब बहुत ही खुश थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश की आबादी बढ़ी और हमें अपनी आबादी का भरपेट भोजन की उपलब्धता के लिए हमें फसलों का उपज बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई। उसके लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नए नए शोध कार्य किए गए, सस्य क्रियाओं पर शोध कार्य हुए, नई नई प्रजातियाँ किसानों को उपलब्ध कराई गई, यानी कि हरित क्रांति का उदय हुआ। हरित क्रांति के समय में फसलों की नई नई प्रजातियाँ अधिक उपज देने वाली किसानों को उपलब्ध कराई गई। उन्हें पैदा करने के लिए, उनके पोषण के लिए रासायनिक उर्वरकों जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट, पोटास, यूरिया अपनी खेती में इस्तेमाल किया जाने लगा। अधिक उपज देने वाली फसलों में कीड़े और मकोड़ों और रोगों का प्रकोप भी अधिक होता था। इसलिए उन कीड़े मकोड़ों और रोगों को रोकने के लिए कीटनाशी रसायनों और फफूंदीनाशी का प्रयोग किया जाने लगा। खरपतवार को भी रोकने के लिए खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि 1960 के बाद हमारी खेती में बहुत उन्नति हुई। हमने अच्छी पैदा लेना शुरू कर दिया। हमारी उपज पहले 50 मिलियन टन थी और 1960 के दशक में 260 मिलियन टन तक पहुंच गई। हमने बहुत विकास किया, लेकिन इस विकास के चलते, इस विकास के पीछे होने वाले विनाश को हमने नहीं पहचाना। हमारे जो कृषि उत्पाद थे उनका स्वाद खत्म होने लगा। हमारा भूमि की उर्वरता
घट गई, जो आज 0.3% जीवांश कार्बन मौजूद है, या उससे भी कम जीवांश कार्बन हमारी भूमि में मौजूद है। नकदी फसलें हम लेते हैं, उससे भी जल दोहन हुआ और भूगर्भ जल हमारा 30-40 से बढ़कर 150-200 यहाँ तक कि 250 फीट तक पहुँच गया। इन समस्याओं के रहते हमने खादों का अधिक इस्तेमाल शुरू किया, क्योंकि हम अधिक पैदा लेनी चाहते थे। लेकिन हमने कितना भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, लेकिन पैदावार स्थिर हो गई। अब लगभग 20 साल से हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है। जो खाद्य पदार्थ हम पैदा करते हैं वो रसायन युक्त हो गए हैं, जिन्हें खाने के बाद हम बीमार हो रहे हैं, और अस्पताल जाकर जो हम अपनी खेती से पैदा करते हैं वो पैसा हम डॉक्टरों को दे रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी खेती पर निर्भर न रह के बाज़ार पर निर्भर रहने लगे। हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दलहन, तिलहन और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार से ख़रीदते हैं, इससे हमारा पैसा भी बाज़ार में चला जाता है। और हालत ये है कि हम कर्जदार होते जा रहे हैं। बजाय खुशहाली आने के हम सब किसान लोग परेशान हैं। इन सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अब हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमारी भूमि का जीवांश कार्बन, हमारी भूमि की उर्वरता कैसे बढ़े, हमारी भूमि में भूगर्भ जल जो नीचे चला गया है वो ऊपर किस प्रकार से आए, और जैव विविधता किस तरह से समृद्ध हो। इसके लिए हमें अपने खेतों की मोटी मोटी मैंड बनाकर वर्षा जल को अपने खेतों में बाहर जाने से रोकना होगा। ये धरती हमारी धरती माँ है और वर्षा का जल हमारा पिता है। वर्ष में एक बार पिता हमारी धरती माँ से मिलने के लिए आता है, तो हमें चाहिए कि अपने खेतों की मोटी मेंढ बनाकर उस पानी को बाहर ना बहने दें, धरती माँ की कोख प्यासी ना रहने पाए। इसके बाद अपने खेतों की मेंढों पर अपनी रुचि के अनुसार वृक्ष लगाएं, उन वृक्षों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें, और इन वृक्षों से हमें लकड़ी प्राप्त होगी, चारा प्राप्त होगा, फल भी प्राप्त होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने खेतों की मेंढों पर वृक्ष अवश्य लगाएं, क्योंकि वृक्षों की जड़ों के सहारे से वर्षा जल का पानी भूमि के नीचे जाता है, जो भूगर्भ जल को ऊपर लाने में सहायक है। गर्मियों में जब हमारे खेत की टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, उस समय हमारे पेड़ों के नीचे टेम्परेचर कम रहता है और नमी बनी रहती है, तो हमारे खेत में उपलब्ध सूक्ष्म जीव पेड़ों के नीचे आकर रहते हैं। इसलिए हमारे सूक्ष्म जीव बचे रहते हैं। सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए खेतों में पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें अपने खेत की उर्वरता को बनाए रखने के लिए अपने खेतों में गोबर खाद का प्रयोग करें, नेडप की खाद का प्रयोग करें, जैविक खाद का प्रयोग करें। फसल अवशेषों को न जलाएं, फसल अवशेषों को अपने खेतों में ही रहने दें, ताकि हमारी भूमि की उर्वरता बढ़ सके। हमारी भूमि की उर्वरता जब बढ़ जाएगी, जैव विविधता मजबूत हो जाएगी और पानी का भूगर्भ जल स्तर ऊपर आ जाएगा, तो हमारी प्रकृति समृद्धशाली होगी, हमारी खेती भी समृद्धशाली होगी, हमारा किसान भी समृद्धशाली होगा, और हम लोग भी खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ ही सभी को मेरा धन्यवाद। नमस्कार।